देखो, जो हम लोगों की पिछली क्लास थी उसमें हम लोगों ने कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र ये वाला टॉपिक ख़त्म कर लिया था, है ना। तो जिसमें आपने एक कंपाउंड पढ़ा था SO2 के बारे में और एक कंपाउंड पढ़ा था आपने Cl नो H2SO4 के बारे में। अब फ़िलहाल में हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली है कंपाउंड्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, जो आप लोगों के पास क्लोरीन होता है हेलोजन फैमिली का, इस पर्टिकुलर हेलोजन फैमिली के कंपाउंड्स के बारे में आपको पढ़ना है। दो ही कंपाउंड्स हैं हमारे क्लोरीन के एंटायर सिलेबस में। ठीक है, बट जो सिलेबस है उसमें एक जो है वो है आप लोगों का Cl2 जो हम लोग आज पढ़ेंगे, और जो दूसरा है वो है आप लोगों का HCl। तो अगेन हमको दो कंपाउंड्स पढ़ने हैं। इन दो कंपाउंड्स में हमको पढ़ना क्या क्या है, जैसे इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इन्हें किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, इसके अलावा इन लोगों के यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूजेस हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और साथ ही साथ में ये कौन सी केमिकल रिएक्शंस को ये शो करते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का बेसिकली टॉपिक रहेगा जो आप लोगों को SO2 में भी आपने पढ़ा था, H2SO4 में भी पढ़ा था, और आप आज इसको ग्रुप नंबर 17 का जो हेलोजन है, राइट, आप इसमें भी इसको पढ़ेंगे, बराबर है, इसमें भी आपको इसको पढ़ना है। तो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स में फ्लोरीन को नहीं पढ़ते, ब्रोमीन के बारे में नहीं है, आयोडीन के बारे में नहीं है, सिर्फ क्लोरीन के बारे में है। और जितना तुमने SO2 और H2SO4 मिला के जितनी केमिकल रिएक्शंस नहीं पढ़ी ना, वो उससे ज़्यादा केमिकल रिएक्शन से Cl2 वाले टॉपिक में है। बताओ, Cl2 वाले टॉपिक में उससे ज़्यादा रिएक्शंस हैं। तो इसका मतलब ये है कि Cl2 के जो कंपाउंड्स आप पढ़ोगे, मतलब Cl2 खुद एक कंपाउंड है, जब आप उसको पढ़ोगे Cl2 के बारे में तो उसमें बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो खैर Cl2 के बारे में मैं क्या बात करूँ, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। कैसे मैडम ये सिंपल सी चीज़ है? आप देखिए, हम सब जानते हैं बचपन से कि Cl2 बनता कैसे है। इस तरीके से जब दो क्लोरीन आपस में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सच दैट दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे होते हैं, दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होते हैं, तब आप लोगों का Cl2 क्या होता है, बनता है। सही कह रहे हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 कि जो ये Cl2 है आपके पास, यहाँ पे जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा होता है, ये एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बना है। पॉइंट नंबर 3, Cl2 F2 Br2 I2, ठीक है, ये आपके ग्रुप नंबर 17 नेचुरली इन फॉर्म्स में सेकेंड एटॉमिसिटी के साथ ये इस पर्टिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बट इनमें जो आयोडीन होता है वो सॉलिड होता है, ब्रोमीन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, और फ्लोरीन और Cl2 ये बेसिकली क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। और अगर कोई मुझको ये पूछेगा कि मैडम क्लोरीन गैस का कलर क्या होता है, तो कैसा होता है कि जब आप लैब में काम करते हो, अलग अलग प्रकार की गैसेस के आप आइडेंटिफिकेशन करते हो, तो आप ये देखते हो कि क्लोरीन एक्चुअली में येलोइश ग्रीन कलर की गैस होती है। ठीक है, येलोइश ग्रीन कलर की गैस होती है। ये बिल्कुल भी अच्छी गैस नहीं है। अगर आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में इनहेल कर लेंगे तो आपके लिए ये हानिकारक है, ये एक पॉइजनस गैस है। ठीक है, तो ये भी इसकी वन ऑफ द, बोलो क्या हो गई, प्रॉपर्टीज़ में आ गई। मतलब हमने Cl2 की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। एक प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ ली कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बना है, कोवैलेंट बॉन्ड है, गैस होता है, येलो ग्रीन कलर होता है ना, इसका पॉइजनस नेचर होता है। ये बेसिक जानकारियाँ जो थी आपके Cl2 को लेकर, ये बेसिक जानकारी हम लोगों ने इसमें क्या कर ली, कवर कर ली। एक्चुअली में कैसा है, ये जीके फैक्ट है
ये जीके फैक्ट अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट टेक्स्ट बुक्स में इस जीके फैक्ट का जिक्र होता है कि क्लोरीन को किसने डिस्कवर किया था। पहली बार दुनिया में क्लोरीन किसके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, हु डिस्कवर्ड Cl2, ठीक है, कैसे बनाया गया क्लोरीन। देखो अगर कोई चीज़ नेचुरली एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको वही सेम चीज़ क्रिएट करनी हो, सिंथेसाइज करनी हो, तो आप कैसे सिंथेसाइज करेंगे, दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स के अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, मान लेते हैं किसी वजह से किसी इंसान की उस पर्टिकुलर ऑर्गन के डैमेज हो गया, वो सेल्स काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस इंसान की ज़िंदगी बहुत ही बेकार हो जाती है। लेट से किडनी के जो सेल्स होते हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, हार्ट के सेल्स ठीक से काम नहीं कर रहे, या कोई ऑर्गन फेलियर हो गया, तो हमारी जो ह्यूमन साइंस है अभी भी इस बात के पीछे पड़ी है कि काश हम उन सेल्स की रेप्लिका या उनके आर्टिफिशियल ऑर्गन्स क्रिएट कर सके एग्जैक्टली जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर है। मतलब मार्केट में ऐसा मिले कि अच्छा किडनी चाहिए, ओके 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 ठीक है ये लो किडनी, ऐसी मतलब जैसी हमारी बॉडी के अंदर किडनी एग्जैक्टली वैसी। स्टिल वी आर ऑन दैट पाथ, बट क्लोरीन अगर एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है तो क्लोरीन की एग्जिस्टेंस को किसने खोजा, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ। पहली बार, ठीक है, क्लोरीन जो है कैसे बनाई गई, उस बनाई हुई प्रोसेस में, अरे देखो देखो ये गैस क्लोरीन निकल रही है, ये किसने डिस्कवर किया, हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ये जीके फैक्ट एनसीईआरटी में और आपको अदर स्टेट बोर्ड्स की किताबों में मिलेगा, इसीलिए इस पर्टिकुलर जीके फैक्ट के ऊपर बातचीत की जा रही है। पहला, ये डिस्कवर किया था 1774 में। किसने डिस्कवर किया था, आप लोगों के एक साइंटिस्ट है शेल, उनके द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। उन्होंने इसको कैसे डिस्कवर किया था, एक्चुअली में एक रिएक्शन उन्होंने करवाई थी MnO2 और HCl के बीच में। तो जब MnO2 और HCl के बीच में रिएक्शन हुई तो हुआ क्या, वहाँ से एक प्रोडक्ट बना MnCl2, जैसा कि तुम में से मैक्सिमम लोगों को एक्सपेक्टेड होगा। दूसरा प्रोडक्ट बना H2O और साथ ही साथ में यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बना दैट इज़ Cl2। और यहाँ से उन्होंने बताया कि अच्छा ये है करके आप लोगों की कौन, आप लोगों की क्लोरीन गैस है ना, ये है आप लोगों की, बताओ आप लोगों की क्लोरीन गैस। तो इस तरीके से हम लोगों को पास क्लोरीन की डिस्कवरी हुई, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों की क्लोरीन की डिस्कवरी हुई। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अभी भी अगर आप लैब में या इंडस्ट्रियल लेवल पर क्लोरीन को बनाना चाहते हो तो आपको यही प्रोसेस यूज़ करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑब्वियस है कि कई बार हमको जैसा लगता है कि अरे देखो इस प्रोसेस से भी ये काम करवाया जा सकता है, बट वी डोंट डू दैट या वी डोंट यूज़ दैट प्रोसेस। वाई वी डोंट यूज़, हम इसीलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि हो सकता है कि उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो सकता है उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस है, या उस प्रोसेस से किसी दूसरे केमिकल को एक्सट्रैक्ट करने के चक्कर में एक्चुअली में हम लोगों का कोई दूसरा कंपाउंड या कोई दूसरा एलिमेंट खर्च हो रहा है ना, एक को निकाल रहे हैं और दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। तो देयर आर वेरियस मेथड्स टू प्रिपेयर एनी टाइप ऑफ कंपाउंड, बट एक्चुअली उन्हीं मेथड्स को यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन पर्पस के लिए जो इकोनॉमिकल होती हैं प्लस एनवायरमेंटली सेफ होती हैं, उन्हीं लोगों को हम यूज़ करते हैं। जो इकोनॉमिकल नहीं है, मतलब मान के चलो तुमने 10 लाख रुपए लेट से इन्वेस्ट किए और 10 लाख के इन्वेस्टमेंट के बाद तुमने क्या देखा कि अरे तुम्हारे पास मुश्किल से 1 लाख की क्लोरीन तुमको मिल रही है, क्या ये कहीं से भी तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा क्या? डेफिनेटली नहीं। तो बीइंग अ केमिस्ट तुम एक ऐसी मेथड के सर्च में रहोगे कि एक ऐसी मेथड में ढूंढ के लाता हूँ जिस मेथड में मुझे इन्वेस्टमेंट कम करना पड़े और मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो। साथ ही साथ में आजकल तो केमिस्ट्री में या फिर केमिस्ट लोगों का एक और रहता है, बताओ क्या कंसर्न, कि कुछ प्रोसेसेस के दौरान जो केमिकल्स निकलते हैं उनसे एनवायरनमेंट को डैमेज ना पहुँचे। तो ये सारे देखो पॉइंट्स को कंसिडर में लिया जाता है
और फिर हम लोग बताते हैं कि अच्छा इंडस्ट्री लेवल पर अगर आपको फलाना केमिकल प्रिपेयर करना है तो ये तरीका अच्छा होगा, ये तरीका अच्छा नहीं होगा। तो हम क्लोरीन गैस को प्रिपेयर करने के अनगिनत तरीकों पे बातचीत नहीं करेंगे। वी विल रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ स्ट्रिक्ट टू NCERT। हो सकता है कि तुम्हारी जिस भी स्टेट बोर्ड की तुम पढ़ाई कर रहे हो उसमें माइट भी तुम्हें क्या देखने को मिले, एक या दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन या तो ज़्यादा देखने को मिल जाए या कम। तो अगर ज़्यादा देखने को मिल रही है तो प्लीज़ कीप इन माइंड, कम देखने को मिल रही है तो अच्छी बात है, बोर्ड्स लेवल में कम पढ़ना है। बट NCERT इज़ कोर बुक, फंडामेंटल कोर बुक। इट गिव्स यू आइडिया कि हाँ करके ये टॉपिक्स तो आपको मस्ट है पढ़नी है। और जो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोगों की जो NCERT है वो सफिशिएंट है। ज़्यादा डिटेल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं करनी चाहिए अननेसेसरी कि ये बुक पढ़ रहे, फलाना मटेरियल पढ़ रहे, इतनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे। नहीं, जितनी है भाई पहले उतना तो पढ़ लो। उसी चीज़ से देखना 50 सवाल अगर घुमा फिरा के पूछ लिए जाए तो तुम जवाब ना दे पाओ। ठीक है, चलो। तो अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैथड ऑफ प्रिपरेशन, कि आखिर आप क्लोरीन गैस को प्रिपेयर कैसे करते हो। बिकॉज क्लोरीन गैस इज़ वेरी यूजफुल। क्लोरीन गैस का ब्लीचिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो आपकी क्लोरीन गैस होती है इसका बहुत 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 ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, अगर आपको किसी जगह को डिसइंफेक्ट करना है, मतलब उसको साफ़ करना है, वहाँ के जर्म्स किल आउट करने हैं, तो वहाँ पे क्लोरीन गैस का एक्सट्रीमली बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है। हमारे पास कुछ बहुत ही गंदी, एकदम हार्मफुल, एकदम पॉइजनस गैसेस होती हैं। उन हार्मफुल, उन गंदी और उन पॉइजनस गैसेस को अगर आप लोगों को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। अब तुम बोलोगे मैडम कि कैसे प्रोड्यूस करेंगे, क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो, मत करो ना, अगर इतनी हार्मफुल गैसेस हैं तो, राइट। तो करना पड़ता है, उनकी भी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होगी। तो उन हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करने के लिए भी, ठीक है, क्लोरीन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बातचीत करते हैं यूजेस वाले पार्ट में जब आएंगे। ठीक है, चलो अभी आते हैं प्रिपरेशन में। तो देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ, एक मिनट, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने क्या बताया, इस चैप्टर में आप दो कंपाउंड्स पढ़ोगे। एक पढ़ोगे खुद Cl2 और दूसरा पढ़ोगे आप HCl। एग्री करते हो? तो अभी HCl मैं बाद में पढ़ाऊँगी, बट मैं अभी बता देती हूँ कि जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जाते हैं तो HCl यानी कि एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, खुद एक बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो अपने अंदर से क्या करके देता है, आप लोगों को क्या प्रोड्यूस करके देता है, क्लोरीन गैस। HCl में आपको क्या करना पड़ता है, कुछ केमिकल्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, क्या करने पड़ते हैं, कुछ केमिकल्स डालने पड़ते हैं, बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पड़ते हैं। क्योंकि अभी आपके पास जो HCl है, उस HCl में आपकी Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1। आप क्या चाहते हो कि HCl से क्या बन जाए, Cl2 बन जाए। अगर Cl2 बनेगा तो Cl2 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0 होगी। तो इट मीन्स दैट आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो -1 से 0 पे जाना। पहले आपको -1 मार्क्स आते थे, अब आपको 0 मार्क्स आ रहे हैं। तो यार डेवलपमेंट तो हुई है ना, भली बहुत कम हुई है बट हुई तो है। तो इसका मतलब आपको क्या करवाना है, HCl के अंदर में जो Cl है उसका ऑक्सीडेशन करवाना है। और अगर आपको HCl का ऑक्सीडेशन करवाना है तो आपको क्या चाहिए होंगे, आपको कुछ ऐसे एजेंट्स चाहिए होंगे जो खुद का रिडक्शन कर दें और HCl का जो Cl है उसका ऑक्सीडेशन कर दें। सो वी हैव न्यूमरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अराउंड अस। हमारे पास बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ठीक है, यूजुअली जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो यूजुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों के पास K2Cr2O7 जैसे कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बराबर। अच्छा, फिर अगर आप ये वाला आयन यूज़ करते हो CrO4 2 नेगेटिव, ये भी आप लोगों का एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
है ना। आप यहाँ पे MnO2 यूज़ कर सकते हो। ये मैंने क्या बताया, जब पहली बार क्लोरीन गैस डिस्कवर की गई थी तो बेसिकली HCl के साथ किसकी रिएक्शन हुई थी, MnO2 की। तो MnO2 वहाँ पे किसके जैसे एक्ट कर रहा था, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। आप MnO2 के साथ रिएक्शन करा सकते हो, आप PbO2 के साथ रिएक्शन करा सकते हो। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जब आप उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन कराते हो तो जो HCl होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके Cl2 में। HCl के अंदर का जो Cl होता है वो खुद को कन्वर्ट कर लेता है क्लोरीन गैस में। सो दिस इज वन ऑफ द मैथड दैट कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, आप लोगों का क्लोरीन गैस। ठीक है, ये वन ऑफ द मेथड है। अगर आप, ठीक है, बुक की थोड़ी सी रीडिंग करेंगे तो आपको बुक्स में अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्शन देखने को मिलेगी। जैसे HCl की रिएक्शन MnO2 के साथ, HCl की रिएक्शन KMnO4 के साथ, HCl की रिएक्शन K2Cr2O7 के साथ, ऐसी आपको अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। तो मैंने क्या कहा, स्ट्रिक योर सेल्फ टू द NCERT। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाने की नीड नहीं है। हाँ, कई बार कैसा होता है, थोड़ा बहुत कभी कभार अगर तुम्हारी किस्मत फूटी रहे तो तुमको कभी माइट भी जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड पाथ का कोई टॉपिक मिल जाएगा मेंस वगैरह में। अदरवाइज अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं NCERT से, उसके एक एक वर्ड को आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, उससे घूम फिर के अगर कैसा भी सवाल आ जाए तो उसमें आपका कभी कुछ तकलीफ आपको नहीं होगी, उसमें फिर आपको तकलीफ कभी भी नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि एक रिएक्शन तो मैंने ऊपर ही बता दी है ना, जैसे कि देखो, जैसे ये HCl, इस HCl की रिएक्शन मैंने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाई, लेट्स से MnO2, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, MnCl2 प्लस मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, H2O प्लस मेरे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, Cl2, बन गई देखो क्लोरीन गैस। अब अगर मान के चलते हैं मेरे पास HCl है, इस HCl की रिएक्शन मैंने करवाई एक और दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ KMnO4। तो एक बात का तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो KMnO4 का मैंगनीज जो है उसका खुद का रिडक्शन होगा। ठीक है, लेकिन जो HCl है उसके अंदर का जो Cl है वो खुद को किस में कन्वर्ट कर देगा, Cl2, नो डाउट। ठीक है, बराबर, वो खुद को कन्वर्ट कर लेगा, नो डाउट। H2O प्रोड्यूस होगा, वेरी गुड। साथ ही साथ में अब जो बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे साथ में KCl प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में MnCl2 प्रोड्यूस हो रहा है, ये ऐसे टोटल 4 प्रोडक्ट्स। तो देखो मैं इसको कैसे याद रखती हूँ, ये रिएक्शन को तो मैं याद रखती हूँ, और उसके बाद जो इसके नीचे वाली रिएक्शन है कि KMnO4 के साथ मैडम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो बेसिकली ये जो ऊपर के 3 शब्द होते हैं, यही ऊपर के 3 शब्द मैं क्या कर लेती हूँ, या नीचे मैं कॉपी कर लेती हूँ कि हाँ ऊपर जो बन रहा था वही नीचे भी बनेगा, बट इस रिएक्शन में ये वाली चीज़ क्या होगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी, ताकि कल को अगर मेरे पास प्रोडक्ट लिखने के लिए आए तो मैं क्या कर सकूँ, क्लोरीन गैस को क्या कर सकूँ, बता सकूँ कि हाँ ये देखो इस तरीके से फलाना तरीके से क्लोरीन गैस क्या की जाती है, प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, ये एक तरीका है। सो दिस वॉज वन ऑफ द तरीका दैट यू कैन यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वॉट, क्लोरीन गैस। बट दीज आर द वेरियस मैथड बाई विच यू कैन प्रिपेयर। मैंने क्या कहा, प्रिपरेशन तो अनगिनत तरीकों से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को क्लोरीन गैस प्रिपेयर करके दिखानी है तो मेरे घर में जो ब्लीचिंग पाउडर रखा है मैं उससे भी क्लोरीन गैस प्रिपेयर कर सकती हूँ। बट अगर आपको लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है, आप एक मान के चलते हैं आप कोई दवाई बना रहे हैं, आप कोई फर्टिलाइजर बना रहे हैं, आप कोई केमिकल बना रहे हैं, आप किसी इंडस्ट्री के मालिक हैं, आपको क्लोरीन गैस की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल, सो देन दीज मैथड्स आर नॉट वर्दी। ये मैथड यूजफुल नहीं है, क्योंकि इन मैथड के ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे। तो अगर मुझको ये तरीके अच्छे नहीं हैं तो इनको मैं प्रोड्यूस फिर करूँ कैसे, इनका मैन्युफैक्चर मैं करूँ कैसे। तो देखो आपकी जो क्लोरीन गैस होती है, जैसे हमने क्या बात किया था, H2SO4 को अगर प्रिपेयर करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं,
उसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। अमोनिया NH3 को अगर प्रिपेयर करते हैं तो उसको हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। वैसे ही अगर आप Cl2 को प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो Cl2 को प्रिपेयर अगर आपको करना है तो Cl2 की जो प्रिपरेशन होती है उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं डेकॉन्स प्रोसेस। ठीक है, मतलब कई बार पैसे देखो MCQ में से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है प्रिपरेशन ऑफ Cl2 इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तो आपको पता होना चाहिए इट इज नोन एज डेकॉन्स प्रोसेस। या कल को ऐसा पूछा जा सकता है डेकॉन्स प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए दैट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट, आप लोगों का क्लोरीन। ठीक है, तो डेकॉन्स प्रोसेस बहुत ही प्यारी सिंपल सुलझी हुई प्रोसेस है, कोई टेंशन नहीं। आप HCl को लीजिए, लेकर आइए, उसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए। मैडम अभी तो आप बोल रहे थे ना कि ऑक्सीडेशन कर दो, तो हमने किया ना कि MnO4 डालकर किया, MnO2 डालकर किया, लेकिन डेकॉन्स प्रोसेस में भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं। ठीक है, बट इस बार जिस चीज़ से इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है वो खुद ऑक्सीजन गैस होती है। मतलब डेकॉन्स प्रोसेस में Cl2 बनाने के लिए HCl का ही यूज़ किया जाता है, बट इस बार जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यूज़ किया है वो होता है आप लोगों का, बोलो कौन, O2। कौन होता है वो, आप लोगों का O2। इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट CuCl2। अब ध्यान देना, तुम्हें टोटल अपने सिलेबस में 4 कंपाउंड्स तो पढ़ने ही होते हैं, SO2 का, H2SO4 का, Cl2 का और HCl का। तुम्हें शायद याद होगा कि जब हमने SO2 वाला पढ़ा था तो SO2 में 2 कैटलिस्ट आए थे। एक कैटलिस्ट आया था चारकोल और एक कैटलिस्ट आया था V2O5, याद आ रहा है कुछ। और अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में H2SO4 से रिलेटेड कुछ बातचीत की, तो जब हमने लास्ट क्लास में H2SO4 से रिलेटेड कुछ बातचीत की तो वहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पे हमने किसको यूज़ किया था, याद करो, Cu2Cl2 को। लेकिन अभी डेकॉन्स प्रोसेस में हम किसको यूज़ कर रहे हैं, CuCl2 को। यानी कि यहाँ पे आप जो कॉपर यूज़ कर रहे हो, इस कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। ठीक है, बताओ यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो कितनी है, +2। और कल की या परसों की जब भी हमने क्लास की थी, हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उस लास्ट टॉपिक में भी हमने कैटलिस्ट यूज़ किया था। कहाँ गया, देखो लास्ट प्रोसेस हमने कौन सी वाली पढ़ी थी जहाँ पे Cu2Cl2 को ऐसा कैटलिस्ट यूज़ किया था। एक मिनट, रुको, कहाँ गया यार, कहीं था ना Cu2Cl2। अरे सॉरी, आई मिस्टेक। और मैंने कल रात को गैटरमैन कॉच रिएक्शन एक्चुअली पढ़ी थी तो मेरे दिमाग में वही रह गया। ठीक है, सॉरी। Cu2Cl2 खैर हमने कभी नहीं पढ़ा है, इससे पहले P ब्लॉक में तो एक पढ़ा था चारकोल, एक पढ़ा था V2O5 और एक आ गया ये आपका CuCl2। तो पता है कैसा क्वेश्चन क्रिएट कर सकता, अगर मैं एग्जामिनर होती, मेरे को अगर मेंस का लेट से पेपर सेट करना हो तो मैं क्वेश्चन कैसे पूछती, इन डेकॉन्स प्रोसेस what is the electronic configuration of the metal which is used as a catalyst in ionic state। तो इसमें एक स्टूडेंट को पहली बात ये पता होना चाहिए डेकॉन्स प्रोसेस किसे कहते हैं, दूसरा उसको कैटलिस्ट पता होना चाहिए, तीसरा उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, ख़त्म। या फिर उसको, हाँ, क्योंकि कॉपर एक एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता है, कॉपर एंड क्रोमियम, याद होगा 11वीं कक्षा में पढ़ा है, राइट। अच्छा, कल को ऐसा भी क्वेश्चन में पूछ सकती थी डेकॉन्स प्रोसेस में जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, इस पर्टिकुलर कैटलिस्ट का, ठीक है, आप लोगों का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, वो पैरामैग्नेटिक होता है कि वो डायमैग्नेटिक होता है। तो जिस बंदे को पता होगा कि अच्छा यहाँ पे कॉपर 2+ यूज़ होता है डेकॉन्स प्रोसेस में, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेगा, बता देगा देखकर कि ये फलाना चीज़ पैरामैग्नेटिक है कि फलाना चीज़ डायमैग्नेटिक है। तो इसी तरीके से आप जो पढ़ते हैं उस पढ़ी हुई चीज़ को ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो सफिशिएंट है JEE के लिए, मेंस के लिए, तो है ना, आपको उसके अलावा कहीं भी घुसने की, इधर उधर मुँह मारने की नीड नहीं होती।
ज़बरदस्ती की एक्स्ट्रा जानकारी लोगे तो समुंदर बहुत गहरा है, कहाँ तक कूदोगे उसमें। खैर, HCl का ही हम ऑक्सीडेशन करते हैं, बट इस बार ऑक्सीडेशन करने के लिए डेकॉन्स प्रोसेस में खुद O2 आता है, CuCl2 एज ए कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, समथिंग 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुछ टेम्परेचर होता है। एग्जैक्ट टेम्परेचर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो देखो रफ टेम्परेचर याद रखती हूँ। ठीक है, और मान लेते हैं पेपर में कभी मैं भूल गई कि टेम्परेचर था कितना, तो मैं पता है क्या करती हूँ, ऐसे बोर्ड्स के एग्जाम में सिर्फ हीट डाल के लिख देती हूँ, बस खत्म। मतलब पता चल जाए कि हाँ इस प्रोसेस को हीटिंग तो करनी पड़ेगी, बट कितने टेम्परेचर तक हीटिंग करनी पड़ेगी ये मैं मेंशन नहीं करती हूँ। तो कैसा है, क्योंकि ये जो डेटा है, टेम्परेचर याद रखना, प्रेशर की वैल्यू याद रखना, इतने सारे लोगों के लिए क्वाइट डिफिकल्ट होता है। बुक वालों का क्या है, वो तो उठा के छाप देते हैं, ये अब तो हमको करना पड़ता है ना, दिक्कत तो हमारी हो जाती है। खैर, तो ऐसे केस में जो HCl है उसके अंदर का जो Cl है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा Cl2। ठीक है, एंड ऑब्वियस है कि एक प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा H2O। जैसे देखो ना, यहाँ पे भी H2O बन रहा था, यहाँ पे भी H2O बन रहा था, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ऐसा होने वाला है। तो डेकॉन्स प्रोसेस भी ऊपर की वो जो A पार्ट है, B पार्ट है, उसी के जैसी है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर हम खुद ऑक्सीजन गैस को ही यूज़ कर ले रहे हैं। ये मेथड है जिस मेथड के वाया आप क्लोरीन को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या कोई और तरीका भी है जिसके वाया क्लोरीन गैस को प्रिपेयर किया जा सकता है? बिल्कुल, एक और तरीका भी है, और ये चीज़ आपने पढ़ी है 10वीं क्लास में, 10th क्लास में। अब जो CBSE वाले होते हैं उन्होंने पढ़ा है 10वीं क्लास में, जो महाराष्ट्र बोर्ड वाले होते हैं उन्होंने इसको पढ़ा है 9वीं कक्षा में। अरे यार मेरे को अच्छे से पता है, मेरे को बुक्स रटी हुई है ना। 10वीं CBSE का केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है, उन्होंने उसमें इसको पढ़ा है। और सिमिलरली महाराष्ट्र बोर्ड का मुझे एग्जैक्टली चैप्टर नंबर तो नहीं पता, शायद चैप्टर नंबर 5 है, उसमें उन्होंने पढ़ा है। चैप्टर का नाम है एसिड बेस केमिस्ट्री। यहाँ पे आपने अपनी लाइफ में पहली बार एसिड, बेस, pH, लिटमस पेपर, फेनोप्थेलिन, ये सारे वर्ड सुने थे। क्या है जरा बताओ। हम लोग क्या करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, एक मस्त सा प्यारा सा कंटेनर लेते हैं, है ना। इस कंटेनर के अंदर हम एक सल्यूशन भरते हैं, और इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कहा जाता है कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को? कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन। और अगर मैं बातचीत करूं इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, तो इसी कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन को 10th क्लास में आपने एक वर्ड सुना होगा, ब्राइन। ब्राइन कहते हैं, ठीक है, ब्राइन कहते हैं। अब देखो, इतनी छोटी सी चीज़, इससे लेट से सवाल पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Cl2। 3-4 सोल्यूशन के नाम लिख देगा और उसमें वन ऑफ द नाम होगा ब्राइन। तो जिसको ये पता है कि हाँ ये मैन्युफैक्चरिंग करने की एक आधी प्रोसेस है, तो टिक मार्क कर देगा ब्राइन को। तो कैसा है, आप जो भी वर्ड पढ़ेंगे MCQ उसी वर्ड से फ्रेम कर लिया जाएगा। जब भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े, हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ये सोच के पढ़ो कि अगर तुम खुद एग्जामिनर होते तो उस गिवन लाइन से तुम किस तरीके से क्वेश्चन घुमा कर पूछते। अगर तुम्हें किसी दूसरे की बैंड बजानी है तो ही तुम इस चीज़ को क्रैक कर पाओगे। अगर तुम ऐसा एटीट्यूड रखोगे, एक एक लाइन को रट रहे हैं वो करके, तो नहीं हो पाता है। इसीलिए लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन लगती है, वो छोड़ देते हैं मेंस में। अरे यार छोड़ो ना, फिजिकल कर लो, ऑर्गेनिक कर लो, इनऑर्गेनिक को गोली मारो। बट इनऑर्गेनिक छोड़ने लायक बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्ट करती है फिजिकल के साथ। ऑर्गेनिक धोखा दे देती है पेपर के दिन, बट इनऑर्गेनिक ना देती है। खैर, तो ये ब्राइन हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अंदर तुम्हें शायद याद होगा 10वीं कक्षा में आप इलेक्ट्रोड्स डालते थे। 10वीं 9वीं यार जब भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोड्स डालते थे, है ना। एक को एरिया, कैसे इलेक्ट्रोड्स बन गए मेरे, एक मिनट, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रोड डाल दिया मैंने, ये मैंने एक दूसरा इलेक्ट्रोड डाल दिया। एक को हम लोग क्या कहते थे, कैथोड, एक को हम लोग क्या कहते थे, एनोड। लेट्स से ये वाले इलेक्ट्रोड को मैंने नाम दे दिया एनोड, इस इलेक्ट्रोड को मैंने क्या नाम दे दिया, कैथोड। फिर हम लोग इस चीज़ को बैटरी से कनेक्ट कर देते थे, याद आ रहा है, बैटरी से कनेक्ट कर देते थे, है ना। और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते थे, जिसको आपने 10th क्लास में इस नाम से पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस।
इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रोलिसिस। आपने 3 रिएक्शंस पढ़ी होंगी, सॉरी 4, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। जब आपके टीचर आपको डिकम्पोजिशन पढ़ा रहे थे तो डिकम्पोजिशन आपने अगेन 3 टाइप की पढ़ी थी, थर्मल, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम लोग? ब्राइन का। ब्राइन सोल्यूशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों का ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होता है, वहाँ पर आयंस प्रोड्यूस होते हैं। वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होते हैं? आयंस प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आयंस प्रोड्यूस होते हैं। आयंस अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े हम लोग कि कौन सा आयन किधर जाएगा, कहाँ जाएगा, बराबर, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो सारे आयंस, कुछ आयंस कैथोड की तरफ जाते हैं, कुछ आयंस इलेक्ट्रोड्स में एनोड की तरफ जाते हैं। तो एक्चुअली में, ठीक है, यहाँ पे होता ये है कि आपका जो एनोड होता है, इस एनोड के पास, ठीक है, इस पर्टिकुलर एनोड के पास क्या हो जाती है, उसके आयंस पहुँचते हैं। एनोड के ऊपर चार्ज कैसा होता है? एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो NaCl के पास जो निगेटिव आयंस हैं, Cl नेगेटिव, वो सारे Cl नेगेटिव आयंस इस एनोड के पास आकर खुद को इस तरीके से कलेक्ट कर लेते हैं। ये ऐसे कि चलो 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 एनोड के पास जाना है, ठीक है, चलो 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 एनोड के पास जाना है। और जो कैथोड होता है, कैथोड के ऊपर खुद कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो उसके पास कौन से आयंस आकर कलेक्ट होंगे? ऑब्वियस है, पॉजिटिव। अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कैथोड के पास पॉजिटिव आयंस आएंगे तो कौन से आने चाहिए? ऐसा हमें लगता है Na पॉजिटिव, बट नहीं, यहाँ पर आते हैं H पॉजिटिव। अब तुम्हें लगेगा कि मैडम ये H पॉजिटिव कहाँ से आया? तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने बताया है कि अगर आपके इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर एक या एक से ज़्यादा आयंस मौजूद हो, जैसे 2 कैटायन है, तो दोनों कैटायंस आपके कैथोड के पास नहीं जाते। जो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा या जो जल्दी रिड्यूस हो जाएगा वो जाता है, ठीक है। तो Na+ भी जा सकता था और H पॉजिटिव भी जा सकता था, बट गया H पॉजिटिव, Na+ बेचारा नहीं जा पाया, वो यहीं नीचे रह गया। वैसे ही आपके पास 2 अनायंस थे, एक Cl नेगेटिव और पानी की वजह से OH नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव पहुंच गया, बेचारा OH नेगेटिव नीचे ही रह गया। तो जो नीचे रह गया, ठीक है, जो नीचे रह गया, ठीक है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? NaOH बना लेते हैं। और जो H पॉजिटिव ऊपर कैथोड के पास गया, कैथोड क्या करता है? कैथोड रिडक्शन करता है, तो वो H पॉजिटिव को कन्वर्ट कर देता है H2 में। एनोड क्या करता है? मैडम एनोड तो ऑक्सीडेशन करता है। एनोड क्या कर देगा? Cl नेगेटिव को कन्वर्ट कर देगा Cl2 में। तो इस तरीके से ब्राइन का अगर आपके पास सोल्यूशन है, तो ब्राइन के सोल्यूशन की अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो आपका जो एनोड होता है वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाती है? क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो सोचो, ये एक छोटा सा पैराग्राफ रहता है किताबों में, इससे टॉपिक्स, इससे क्वेश्चंस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे रिएक्शन की बात पूछेगा तो बताओ एनोड पे क्या हुआ, बताओ कैथोड पे क्या हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? मैडम एनोड पे तो पूरी दुनिया जानती है ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे तो पूरी दुनिया जानती है रिडक्शन होता है। मैं पूछूंगी किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तुम कहोगे Cl नेगेटिव कन्वर्ट, बहुत बड़ा नेगेटिव बन गया, Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो गया मैडम Cl2 में। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, जब ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जैसा कि तुम जानते हो कि ऑक्सीडेशन के दौरान होता क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस का मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट बना है दैट इज़ Cl2, आप उसके पास क्या लिखते हो? आप उसके पास लिखते हो इस तरीके से 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, क्योंकि एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और 2 क्लोरीन है, बैलेंस करने के लिए आप ये लिख देते हैं।
रिडक्शन में क्या हुआ है, जो H प्लस है उसने खुद को कन्वर्ट किया है H2 में, यानी कि ये 2 टाइम्स ऑफ H प्लस रहा होगा, तभी तो बैलेंस्ड होगी इक्वेशन। और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ज़रूर उसने क्या किए होंगे, गेन किए होंगे। तो इस तरीके से रिस्पेक्टिव एनोड पर आपको क्लोरीन गैस मिल जाती है, प्लस यहाँ पर आपको अदर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। और 10th क्लास में ही तुमने पढ़ा होगा कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को एक और नाम से जाना जाता है और इसका नाम होता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो ये सम ऑफ देम कुछ मेथड्स थे बाय विच यू कैन प्रिपेयर योर क्लोरीन गैस। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक काफ़ी ठीक मेथड भी होता है क्लोरीन गैस को प्रिपेयर करने का। जैसे ये डी मेथड हो गया। ई मेथड पे बात करते हैं। ये मेथड यूजुअली मेटल, हैवी मेटल के जो क्लोराइड्स होते हैं, उन हैवी मेटल के क्लोराइड्स के लिए ये यूज़ किया जाता है। जैसे प्लैटिनियम का क्लोराइड, जैसे गोल्ड का क्लोराइड, है ना, इस तरीके के लोगों के लिए आप यूजुअली इसको क्या करते हो, यूज़ करते हो। जब आप हैवी मेटल का क्लोराइड लेते हो और उस हैवी मेटल के क्लोराइड के साथ कुछ सर्टेन रिएक्शंस कराते हो, तो आप लोगों के पास क्या बनता है, आप लोगों के पास क्लोरीन गैस बाहर आ जाती है, प्लस आप लोगों को आपका जो मेटल है वो भी मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव PTCl4, आपको सिंपली इसको हीट करना है। इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू PTCl2। इफ़ यू विल कंटिन्यू हीटिंग देन इट विल क्रिएट प्लेटिनम प्लस Cl2। आपको प्लेटिनम भी मिल गया, Cl2 भी मिल गया। सेम दिस प्रोसेस कैन बी रिपीटेड फॉर व्हाट, गोल्ड। लेट्स से यू हैव गोल्ड क्लोराइड AuCl3, आपने इसको हीट किया, उसने खुद को कन्वर्ट किया AuCl में, आपने उसको फर्दर हीट किया तो उसने खुद को कन्वर्ट किया Au प्लस Cl2 में। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है, किस चीज़ को, क्लोरीन गैस को प्रिपेयर करने का। एंड इवन अगर तुम NCERT को रीड करोगे तो NCERT के यूजेस में एक पॉइंट लिखा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए भी आप इस क्लोरीन को यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली अगर तुम चेक करो तो क्लोरीन भी मिल रहा है, साथ ही साथ में आपका मेटल भी, प्लैटिनम और गोल्ड, ये लोग भी एक्सट्रैक्ट होकर मिल रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द व्हाट वी से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और द प्रिपरेशन प्रोसेस बाय विच यू कैन प्रिपेयर व्हाट योर क्लोरीन गैस। ठीक है, ये कुछ प्रिपरेशंस थी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा क्लोरीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, येलोइश ग्रीन कलर की होती है, पॉइजनस गैस होती है ना, आप अगर उसको ज़्यादा देर तक इनहेल कर लें तो अच्छी चीज़ नहीं होती है। बस यही सारी चीज़ें। तो यही देखो बुक्स में कुछ पॉइंट लिखे हैं कि ये ग्रीनिश येलो गैस होती है, पंजेंट और दम घुटने वाली इसकी बदबू होती है, पॉइजनस नेचर की होती है, हमारी नॉर्मल हवा से भी भारी होती है, बराबर। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो। हाँ, बट आप ये वाली चीज़ थोड़ा याद रखना कि इट इज़ हैवियर देन एयर। तो एयर के रिस्पेक्ट में इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। यूजेस की अगर मैं बात करूँ तो देखो यूजेस बहुत सारे हैं। क्लोरीन जो होता है वो मैंने क्या कहा, ब्लीचिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अब आपको ब्लीच पेपर का करना है, आपको रेयॉन का करना है, कि आपको टेक्सटाइल का करना है, कि आपको कॉटन का करना है, वो डिपेंड करेगा नीड के अकॉर्डिंग। बट इन ब्लीचिंग इंडस्ट्री वी कैन यूज़ क्लोरीन। फिर मैंने क्या बताया कि गोल्ड और प्लेटिनम के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है, याद आया? अभी मैंने जस्ट बताई थी एक रिएक्शन, सोचो वो इसी पॉइंट से बनाई हुई वो रिएक्शन है ना। फिर मैंने क्या बताया था कि कई बार फर्टिलाइज़र, केमिकल कंपनीज, ड्रग्स कंपनीज को क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड्स, पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर होता है, उसके आखिरी में यूजेस होते हैं अल्काइल हैलाइड्स के, कि फलाना फलाना यूजेस हैं अल्काइल हैलाइड्स के। तो बहुत ही फेमस अल्काइल हैलाइड्स है एक DDT। आप थोड़ा सा बुक को खोलिएगा, अल्काइल हैलाइड के चैप्टर की एंडिंग में देखिएगा, आपको DDT मिल जाएगा। ये एक आपका क्या कहते हैं,
व्हाट वी आई थिंक इंसेक्टिसाइड्स आई थिंक सो एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है। CCl4 CHCl3 क्लोरोफॉर्म इसको बनाने के काम में आता है। इसके अलावा जैसे मैंने क्या कहा था, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक गैसेस। अब देखो यहाँ से सीधा सीधा फॉर्मूला रट्टा मारना है। फॉस्जीन का फॉर्मूला COCl2। टीयर गैस मतलब जिस गैस की वजह से आंखों में आंसू आने लगते हैं, जैसे एक होती है ना लाफिंग गैस कि हम लोग हंसने लगते हैं, वैसी एक और आंसू लाने वाली गैस होती है टीयर गैस। बहुत ही बेकार होती है। मतलब उस वक्त अगर आपके हाथों में कोई बहुत ही बेशकीमती चीज़ भी हो, अगर टीयर गैस छोड़ दी जाए, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ, तो इतना ज़्यादा आंखों में जलन और आंसू निकलते हैं कि आप अपनी आंखों को मसलने के लिए अगर आपके हाथ में बेशकीमती चीज़ भी होगी आप फेंक देंगे। ठीक है, हम लोग, मैं आई थिंक अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में थी उसके वक्त, फर्स्ट ईयर में, हाँ, तो उस वक्त हम लोगों को एक सर्टेन प्रैक्टिकल कराया जा रहा था। जिस प्रैक्टिकल ये केमिकल डाला जा रहा था, उस पर्टिकुलर केमिकल की जो फ्यूम्स थी वो यही थी, टीयर गैस। तो जो टीचर डाल रहे थे उनकी भी आंखें वैसी, उनको तो खैर बहुत एक्सपीरियंस था, बट हम लोगों की हालत, मेरी हालत एकदम ऐसी हो गई थी कि हाथ में जो टेस्ट ट्यूब है फेंको फाको और अपनी आंखों को मसलो। अब इसमें कई लोगों का ऐसा है कि आपको चश्मा पहन लेना चाहिए जैसा दिखाया जाता है। तो देखो इंडियन कॉलेजेस में ये सारी चीज़ें नहीं होती। इंडिया के कॉलेजेस में चश्मा पहनना, ग्लोव्स पहनना, मास्क लगाना, ये सब नहीं होता। यहाँ तो कुछ भी सेफ्टी लेवल की चीज़ें नहीं होती, आपको जो करना है खुद ही करना होता है। खैर, तो ये गैसेस के आपको फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। मस्टर्ड गैस, इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कल को सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछने में आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर मस्टर्ड गैस। क्यों? क्योंकि मस्टर्ड गैस तो देखिए बुक में है। अब हमें लगेगा कि हमने तो इतनी 12th क्लास पढ़ ली, मस्टर्ड गैस तो कभी हमारी लाइफ में आई नहीं, तो फिर कोई कठिन नहीं है। देखो मस्टर्ड गैस को याद रखना, देखो Cl CH2 इधर भी है, Cl CH2 इधर भी है, और बीच में क्या है, S है, S फॉर सल्फर, है ना। तो कोई कठिन नहीं है, इसको याद रखना। तो ये गैसेस के काम में आता है। जैसा मैंने बताया, ये स्टेरिलाइजिंग डिसइंफेक्टेंट के तौर पे आता है। स्विमिंग पूल को क्लीन करना हो, किसी सरफेस को क्लीन करना हो, जैसे यूजुअली कैसा होता था हमारे घर में, महीने में एक बार यूजुअली मेरी मम्मी जो पोर्च होता था उसको ब्लीचिंग पाउडर से क्लीन करती थी, है ना। तो इसके काम में भी आता है कि कोई गंदे केमिकल्स, डर्ट्स अगर कुछ रह गया तो ब्लीचिंग पाउडर से साफ़ कर लो। कई लोग अपनी पानी की टंकियों में ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं ताकि पानी की टंकियाँ साफ़ हो जाएं, ताकि उसके अंदर का कोई गंदा बैक्टीरिया अगर पनप गया है तो वो मर जाए। तो देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज़, मैनी यूजेस, यू कैन लर्न एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जो आपको आसान लगे। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, कि आखिर क्लोरीन कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करता है। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। ये रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ, ठीक है, ये रिएक्ट करता है आपके नॉन मेटल्स के साथ, ये रिएक्ट करता है मेटलॉइड्स के साथ, ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड के साथ। मतलब प्योर हाइड्रोजन से भी रिएक्ट कर सकता है, और अगर कोई हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होंगे जैसे मीथेन जिसमें हाइड्रोजन है, उनके साथ भी रिएक्ट कर सकता है। एंड जब ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स के साथ, तो ये वाली जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा कैसी होती है, विगरस रिएक्शन होती है, इंस्टेंट ये रिएक्ट कर जाता है। कुछ रिएक्शंस पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुमसे कहूँगी कि आप एल्यूमिनियम और क्लोरीन की रिएक्शन करवाओ, कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि मैडम यहाँ पे बनेगा AlCl3, बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा जिसने 10वीं पढ़ी है। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सारे ही मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि मैडम इसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं। हाँ, अगर कोई मेटल बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, जैसे गोल्ड और प्लैटिनम वगैरह हो गए, तो खैर उनके साथ नहीं करेगा, है ना। अगर आपके पास सोडियम है तो ये रिएक्शन तो बच्चा बच्चा जानता है, सोडियम प्लस क्लोरीन इक्वल टू NaCl बन जाता है। अगर आपके पास कोई नॉन मेटल है, ठीक है, लेट्स से आपके पास बोरॉन है, बोरॉन की रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ कराते हो, बनता है BCl3, ठीक है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड। अगर आपके पास सल्फर है, लेट्स से S8, है ना, सल्फर, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ये अपने S8 के फॉर्म में रहते हैं ना, इसकी रिएक्शन आप क्लोरीन के साथ अगर कराते हो
तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आप लोगों का बना के ये देता है वो बेसिकली आप लोगों का क्या बना के दे देता है, आपको दे देता है H2Cl2। तो देयर आर वेरियस थिंग्स, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स बाय विच यू कैन मेक मैनी ऑफ द प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे लिखा है एल्यूमिनियम Cl2 AlCl3, Na+Cl2 NaCl, Fe+Cl2 FeCl3। अब कई इसको रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, रटते नहीं है भाई साहब, 10वीं में सीखा होगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, क्लोरीन की वैलेंसी -1, क्रिस क्रॉस करो बन गया प्रोडक्ट AlCl3। तो रटते नहीं है। तो ये मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो फॉस्फोरस के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे PCl3 बनेगा, सल्फर के साथ रिएक्शन कराओगे H2Cl2 बना के देगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके मेटल्स के साथ ही रिएक्शन शो करते हैं, नॉन मेटल्स को भी नहीं बख्शते, है ना। नॉन मेटल्स में आपको 2 ही नॉन मेटल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना होता है, एक होता है सल्फर, एक होता है फॉस्फोरस, ठीक है। सल्फर और फॉस्फोरस के साथ भी भयानक अपनी रिएक्शन शो कर देते हैं, उनके साथ भी इन्होंने रिएक्शन करने में कोई अपनी कोताही नहीं बरती, उनके साथ भी रिएक्ट कर गए। जो मेटलॉइड्स होते हैं उनके साथ भी रिएक्ट कर, बट जब इन लोगों को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने का मौका मिलता है, जैसा कि मैंने बताया, उसके साथ इनकी रिएक्शन होती है विगरस, एकदम धुआंधार, खतरनाक। हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और उन कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं जिनमें हाइड्रोजन मौजूद है। जैसे अभी यहाँ पे देखो, आपने Cl2 की रिएक्शन डायरेक्टली H2 से करवा दी, तो क्या बन गया, HCl बन गया। आपने यहाँ पे Cl2 की रिएक्शन H2 से डायरेक्टली नहीं करवाई, आपने H2S से करवाई जिसमें H2 था, तो क्या उसने उसके साथ रिएक्ट किया, बिल्कुल किया। उसके साथ रिएक्ट करके HCl बना लिया, सल्फर को अलग कर दिया, है ना। उसने आपने उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा, जब ये अमोनिया वाली रिएक्शन, खैर मेरे को समझानी है तो उसको मैं डिटेल में बताऊंगी, रुको। फिर आपने इसकी रिएक्शन CH4 के साथ करवा दी, खैर ये तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जाएगा, फिर एक क्लोरीन आएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये जो रिएक्शन हुई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ये रिएक्शन जो है, आप इसमें क्या कर रहे हो, आप इसमें एडिशन कर रहे हो, है ना, यहाँ पे मार्कोनी, एंटी मार्कोनी। तो ये उनके साथ रिएक्शन करने से एकदम गुरेज नहीं करता, ठीक है। जैसे अगर कोई तुमसे पूछ लेगा कि क्लोरीन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। क्लोरीन की रिएक्शन H2S के साथ क्या बन जाएगा, HCl प्लस सल्फर बन जाएगा। क्लोरीन की रिएक्शन मान के चलते हैं हम लोगों ने करवा दी किसके साथ, किसी ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें हाइड्रोजन पहले से है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है अमोनिया। तो बताओ ये क्या करेगा। अब देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके 2 केसेस बनते हैं। अगर मैडम आपने क्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में लिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये एक पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपने अमोनिया को एक्सेस क्वांटिटी में लिया तो वो एक दूसरी पॉसिबिलिटी होती है। और आपको इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ पर डिस्कशन करना होता है कि किसके साथ वो रिएक्ट करके किस तरीके का प्रोडक्ट वो आपको बनाकर देने वाला है। और ये बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, मतलब आप इसी को इम्पॉर्टेंट मार्क करके चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ये क्या है आप लोगों की, यही है। तो पहले मैं अमोनिया वाला बताती हूँ। अगर मैंने अमोनिया को एक्सेस में लिया है और क्लोरीन अगर उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्लोरीन क्या करेगा, आपका H के साथ रिएक्ट करके HCl बना लेगा और नाइट्रोजन को बोलेगा चल निकल, नाइट्रोजन गैस बेचारी बाहर। अब ये जो HCl बना है, क्योंकि देखो हमने क्या लिया है, अमोनिया को एक्सेस में लिया, मतलब अभी भी अमोनिया प्रेजेंट है आपके कंटेनर में जिसमें रिएक्शन हो रही है, और ये अमोनिया उस HCl के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब ऊपर की स्टेप में जो HCl बना वो HCl आपके एक्सेस बचे हुए अमोनिया के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो बोलो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना, इसकी वाइट कलर की फ्यूम्स बनती हैं अमोनियम क्लोराइड। अगर आपको कल को कहीं पता करना है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अमोनिया बन रहा है कि अमोनिया नहीं बन रहा है, ठीक है, या फिर जो गैस बाहर निकल रही है वो अमोनिया वाली गैस है कि नहीं है, तो एक ग्लास रॉड लेते हैं, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करते हैं, और जहाँ पे आपको डाउट होता है कि यहाँ से अमोनिया गैस निकल रही है क्या, उस ग्लास रॉड को उस जगह पे जाके छोड़ के रख देते, तो आपको अमोनिया और HCl के बीच में रिएक्शन हो जाएगा। तो
तो वहाँ से फिर आपको वाइट कलर का धुआं दिखता है। तो इनडायरेक्टली जब अमोनिया को एक्सेस में लिया जाता है तो टोटल 2 स्टेप्स में रिएक्शन होती है। ये 2 स्टेप में रिएक्शन। अगर कोई मुझसे बोलेगा मैडम नेट रिएक्शन लिखो, तो क्या मैं नेट रिएक्शन लिख लूँगी? बिल्कुल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेट रिएक्शन लिखना सीखा है ना। नेट रिएक्शन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करना, राइट हैंड साइड को ऐड करना। ठीक है, तो ये HCl तो कट जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड में अमोनिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा? क्लोरीन, राइट हैंड साइड में मिलेगी नाइट्रोजन गैस, और क्या मिलेगी? NH4Cl। और आपको ऐसा लगता है कि अरे ये हमको रटना पड़ रहा है। आपको इसको रटना नहीं पड़ता है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसको आप आसानी से कर सकते हो अगर आप इसकी स्टेप्स याद रखो कि पहले क्या बना, दोबारा क्या बना। हाँ, अगर आपने क्लोरीन गैस को एक्सेस क्वांटिटी में लिया तो क्या बनता है? देखो, NH3 प्लस क्लोरीन। अगर आपने क्लोरीन को एक्सेस में लिया है तो क्लोरीन के एक्सेस में होने की वजह से पहला HCl तो बनेगा ही बनेगा, बट इस बार नाइट्रोजन अकेला नहीं रहेगा। जैसे पिछले बार नाइट्रोजन अकेला रह गया था ना, इस बार नाइट्रोजन अकेला नहीं रहेगा। वाई? क्योंकि क्लोरीन इस बार एक्सेस में है, तो वो क्लोरीन उस नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी। और अगर मैं नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन करवाऊँ, क्रिस क्रॉस करो, तो समझ जाओ कि क्या बनने वाला है इस बार? NCl3 बनने वाला है। ठीक है, क्या बनेगा आप लोगों का यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? NCl3। और ये NCl3 एक एक्सप्लोसिव है। तो ये जो रिएक्शन होती है ना क्लोरीन की अमोनिया के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि अमोनिया एक्सेस में है तो अलग प्रोडक्ट बन रहा है, क्लोरीन एक्सेस में है तो अलग प्रोडक्ट बन रहा है। इसीलिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहा जाता है। आपकी देखो किताब में भी ये पर्टिकुलर रिएक्शन है। एक बार उन्होंने क्या किया है बताओ? एक बार उन्होंने अमोनिया को एक्सेस में लिया है, एक बार क्लोरीन को एक्सेस में लिया है, बट ये चीज़ डायरेक्टली कहाँ से आ गई उन्होंने वो एक्सप्लेन नहीं किया। खैर, वो हमारा काम होता है एक्सप्लेन करना। बुक्स हमको सिर्फ गाइड करती है कि ये पढ़ाना है, उस चीज़ को फिर कितने एक्सटेंड तक पढ़ाना है वो एक टीचर पर डिपेंड करता है। और भी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। देखो, याद करो, हमने अभी तक टोटल कितने कंपाउंड्स पढ़ लिए पी ब्लॉक में? पहला पढ़ा SO2। SO2 कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? SO2 रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। H2SO4 मैडम वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। अभी क्या पढ़ रहे हो? क्लोरीन, ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? ये भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए कि आप जो कंपाउंड्स पढ़ रहे हो आपकी सिलेबस बुक में, उसमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग का है और कौन सी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी करता है। ठीक है, तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी करता है तो इसका मतलब क्या है? खुद का ये रिडक्शन करेगा, मतलब Cl2 खुद को कन्वर्ट कर लेगा किसमें? HCl में, है ना। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करने का मतलब ही यही होता है कि जो चीज़ खुद का रिडक्शन कर ले और दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे, उसी को तो हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, राइट। तो यानी कि अगर आपके पास Fe3+ है, उसमें अगर आपने Cl2 डाला तो Cl2 खुद को कन्वर्ट कर लेगा HCl में, क्योंकि उसने खुद को रिड्यूस कर लिया, है ना। और Fe3+ को कन्वर्ट कर देगा किस? एक में रुको, सॉरी, Fe2+ लिया तो खुद को वो रिड्यूस कर लेगा और Fe2+ को कन्वर्ट कर देगा किस में? Fe3+ में। ठीक है, ये इस तरीके की कुछ बातचीत आपकी होती है। तो ये आपकी कैसी प्रॉपर्टी शो करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे। एक मिनट, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया क्या? आई थिंक मैंने शायद उल्टा बोल दिया है। नहीं, ठीक है, खैर मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कुछ उल्टा बोल दिया है। अगर मान के चलते हैं आपके पास SN2+ होता, आप उसमें क्लोरीन डालते, है ना, तो वो SN2+ को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता? SN4+ में, और क्या बना लेता? खुद का HCl। ये रेडॉक्स रिएक्शंस हैं। तो इनकी बैलेंसिंग ऐसा नहीं है मैडम कि जो 10th में सीखे थे आप उसके अकॉर्डिंग कर दो। रेडॉक्स की बैलेंसिंग रेडॉक्स के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास मान लेते हैं H2S गैस है, H2S गैस को जानते हो ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर उसमें आपने क्लोरीन डाला होता तो क्लोरीन खुद का क्या करता? क्लोरीन खुद का रिडक्शन करवा के उसको कन्वर्ट कर लेता है HCl में। और जो H2S के अंदर जो S है, जैसा कि हमने पढ़ा अभी ऊपर, वो खुद को किस में कन्वर्ट कर लेता है? उसको S में। अगर आपके पास Na2SO3 है,
ठीक है, इसको रीड किया जाता है, इसको रीड किया जाता है SO3 2 नेगेटिव, और इसको बोला जाता है सल्फाइट। इसे क्या कहा जाता है? सल्फाइट। प्लस अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो किसके साथ? Cl2 के साथ, तो ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है Na2SO4। ठीक है, और ये वाली चीज़ क्या हो जाती है? ये चीज़ हो जाती है SO4 2 नेगेटिव, और ये बन जाता है, बोलो क्या? ये बन जाता है सल्फेट। और Cl2 को किस में कन्वर्ट होना पड़ता है बेचारे को? खुद को HCl में। तो Cl2 ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। ठीक है, क्या शो करता है? ये बेचारा खुद का ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। अब इसका जो ये नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है इसका शो करने का, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करने का जो इसका है, ये इसको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ भी हमको नीड पड़ती है कहीं ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस करने की। इसके अलावा एक और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 5, जो कि याद रखने वाली है बेसिकली, कि अगर मान लेते हैं क्लोरीन को कोल्ड NaOH के साथ रिएक्शन करने को कहें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्लोरीन और ठंडा NaOH। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसकी स्टेप्स होती हैं, 2-3 स्टेप्स में बनता है प्रोडक्ट, बट मैं यही सजेस्ट करूँगी, मैं पर्सनली अगर खुद लर्न कर रही होती तो मैं याद रखती, ना कि मैं स्टेप्स को ध्यान में रखती। ठीक है, बराबर। जैसे कि देखो बुक में भी आपको डायरेक्ट लिखा होगा ये वाली चीज़, रुको ओपन हो जान दो, कि अगर आप यहाँ पे क्लोरीन की रिएक्शन ठंडे और डाइल्यूट NaOH के साथ कराते हो, एक बनेगा NaCl, एक बनेगा NaOCl और पानी। लेकिन अगर हॉट एंड कंसनट्रेटेड है तो NaCl बनेगा, पानी भी बनेगा, लेकिन देखो चेंज देखो। तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि क्या डिफरेंस है। कल को अगर मैं एग्जामिनर होती तो मैं क्या पूछती कि आप लोगों के पास अगर ठंडा NaOH और कोल्ड NaOH यूज़ किया जाए तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, या फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है, या उसका फॉर्मूला क्या है, मैं ये सब पूछ लेती। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दोनों में डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है। इसके पास भी NaCl रहेगा, इसके पास भी पानी रहेगा। अगर आप हॉट यूज़ करोगे वहाँ पे भी NaCl रहेगा, वहाँ पे भी पानी रहेगा। फ़र्क इतना है कि अगर आपने कोल्ड यूज़ किया तो कोल्ड में आपको NaOCl मिलेगा, और अगर आपने हॉट यूज़ किया तो आपको NaClO3 मिलेगा। बैलेंसिंग आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी, ठीक है, बट बैलेंसिंग के बारे में हम लोग बाद में सोचते हैं। ठीक है, ये हो गई। और एक छठवीं प्रॉपर्टी तो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्लोरीन को यूज़ किया जाता है एज एन डिसइंफेक्टेंट सरफेसेस को साफ़ करने वाले के तौर पर। क्या होता है कि जब हम लोगों के पास क्या होता है, आप लोगों का व्हाट वी से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, है ना, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2 है ना, इसके साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करता है तो बना लेता है ब्लीचिंग पाउडर। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन के तौर पर। ठीक है, जब आपने 10th क्लास में जब आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन के तौर पर इसको पढ़ा है, ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीन अगर CaOH2 के साथ रिएक्ट करे तो ब्लीचिंग पाउडर बना लेता है। ठीक है, एक रिएक्शन हम लोगों ने अभी अभी जब कंपाउंड्स और सल्फर हम पढ़ रहे थे वहाँ पढ़ी थी कि SO2 और क्लोरीन की रिएक्शन करवाएं तो बहुत इम्पॉर्टेंट, अच्छा चारकोल यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है SO2Cl2 सल्फ्यूरल क्लोराइड। ठीक है, क्या बनता है यहाँ पे? सल्फ्यूरल क्लोराइड। अगर आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी? NO के साथ आपने इसकी रिएक्शन करवा दी तो यहाँ पे बनता है NOCl। ठीक है, ये हो जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी जिस दिन मैं SO2 पढ़ा रही थी कि SO2 का जो ब्लीचिंग इफेक्ट होता है वो ब्लीचिंग इफेक्ट टेम्पररी होता है। मतलब अगर आप SO2 के थ्रू ब्लीच करवाओगे तो कुछ दिनों बाद वो वापस से अपने कलर को रीगेन भी कर सकता है। ठीक है, टेम्पररी ब्लीचिंग इफेक्ट होता है SO2 का। लेकिन अगर आपने Cl2 के थ्रू ब्लीचिंग करवा ली तो उसका जो ब्लीचिंग इफेक्ट होता है वो परमानेंट होता है, ये वाली चीज़। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो आपको पता होने चाहिए,
और एक नौवीं चीज़, और उसको सुनने के बाद हम इसको ओवर करते हैं। कैसा होता है जब हम लोगों को घर में अपने ब्लीचिंग पाउडर जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते वक्त क्या होता है कि ब्लीचिंग पाउडर को अगर आपने डब्बा बंद करके नहीं रखा तो ब्लीचिंग पाउडर ख़राब हो जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। क्यों मैडम, डिटर्जेंट कैसे हो जाता है ख़राब, वैसे। लेकिन क्यों होता है ख़राब, ठीक है, क्यों होता है? तो दिक्कत ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर आपने डब्बा खुला रख दिया है तो ब्लीचिंग पाउडर आपके CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, और CO2 के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन गैस रिलीज़ हो जाएगी और पीछे सिर्फ सफ़ेद कलर का चूना रह जाएगा, चूना। घरों में ब्लीचिंग पाउडर यूज़ क्यों किया जाता है, सफाई पर्पज़ के लिए ना। तो सफाई पर्पज़ के लिए इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो अपने अंदर से क्लोरीन गैस बनाता है कि लो भाई मैं आया हूँ क्लोरीन गैस लेकर, लो मेरी क्लोरीन गैस लो। अगर उसके अंदर क्लोरीन गैस ही नहीं रहेगी तो किस काम का वो ब्लीचिंग पाउडर तुम्हारे। तो अगर डब्बा खुला रख दिए हो तो वो वहीं से उड़ जाएगा। तो ये भी एक तरीका हो गया क्लोरीन गैस को ऑब्टेन करने का। खैर, तो यहाँ पर हम लोग अभी आज की क्लास रोक